भारत सरकार और एक कंपनी है जिसका नाम है केर्न पीएलसी। इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। एक केस था। उस केस की सुनवाई चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय अदालत हैग में। और अब डिसीजन दे दिया गया है और ये जो डिसीजन है ये भारत सरकार के पक्ष में नहीं आया। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। लर्निंग टू लेट गो। लर्निंग मतलब सीखना। लेट गो मतलब कि भाई जाने दो, छोड़ो। लेट गो का मतलब होता है जाने दो। जैसे आपके और मेरे बीच में दुश्मनी चल रही थी कई दिनों से, एक दिन हम डिसाइड करें कि जाने दो यार, जो हुआ उसे भूल जाओ, है ना। तो उसको बोलते हैं लेट गो, कि जाने दिया जाए। तो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमें आगे पढ़ते पढ़ते कि भाई किस बात की बात की जा रही है, कि किसे जाने दिया जाए। लर्निंग यहाँ पे भारत सरकार के लिए कहा जा रहा है कि भारत सरकार सीखे। क्या सीखे? कि जाने दे। देखो भारत सरकार क्या कर रही है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला अभी थोड़े दिनों पहले आया था जब हमने बात की थी वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में, है ना, वोडाफोन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। उस फैसले में भी क्या हुआ था, फैसला वोडाफोन के पक्ष में गया था, यानी कि इंडिया को उस फैसले में भी हारना पड़ा था। लेकिन इंडिया ने क्या डिसाइड किया, वोडाफोन के खिलाफ एक अपील जो है लगाई है इंडिया ने। इसी तरह से भारत क्या करना चाह रहा है, अभी ये जो केस हारा है ना केर्न पीएलसी में, तो केर्न पीएलसी के खिलाफ भारत जो है अपील करने की सोच रहा है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसको जाने दिया जाए। अब एडिटोरियल क्यों ऐसा कह रहा है कि भाई भारत जो है ना अड़े ना, मतलब बिल्कुल कि नहीं हम तो जो है फिर से अपील लगाएंगे और फिर जो है जीतेंगे। भारत ऐसा ना करे। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई एडिटोरियल क्यों ऐसा कह रहा है। इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी, कि भाई भारत को जरूर करना चाहिए, है ना, सुनिश्चित करना चाहिए क्या, पॉलिसी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, कि भारत को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि स्थायी हो। तभी तो जो विदेशी कंपनियां हैं वे भारत में आएंगी और निवेश करेंगी। उन्हें लगेगा कि भाई आज भारत की ये पॉलिसी है, एक महीने बाद ये हो गई, दूसरे महीने में ये हो गई, तो फिर कैसे उनको विश्वास होगा। तो यही पहली लाइन में कहा गया है कि इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी, कि भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की जो पॉलिसीज होती हैं वे स्थायी हों। एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉस टू लेवी टैक्स, और भारत को डिपेंड नहीं होना चाहिए। रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड होना, किसी चीज पे निर्भर होना। और भारत को निर्भर नहीं होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉस टू लेवी टैक्स। लेवी का मतलब है लगाना, है ना, लेवी टैक्स का मतलब है टैक्स लगाना। देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या किया जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इस शब्द को समझना। देखो इसमें आ रहा है एक तो स्पेक। इस स्पेक का मतलब होता है देखना, और रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है पीछे। क्या होता है कि कभी कभी जैसे भारत सरकार को ये महसूस हुआ, नहीं, भारत सरकार को ऐसा लगा कि अरे यार कोई बात छूट गई, और फिर से जैसे आज हो गया 2020 चल रहा है, लेकिन भारत सरकार को लगे कि नहीं, 2018 से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने छोड़ दिया था, और फिर एक कानून बनाया जाए और उस कानून के संबंध में ये कहा जाए कि ये कानून 2018 से लागू माना जाएगा और इतना इतना टैक्स आपको देना होगा। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भारत सरकार ये कानून बना दे कि नहीं, 3 लाख के ऊपर, 3 लाख से ज़्यादा जिन लोगों की इनकम है उन्हें भी टैक्स देना होगा, और इसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाता है 2018 से। भारत सरकार आज की डेट में ये कानून बना दे कि 3 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उन्हें भी टैक्स देना होगा, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू किया जाता है 2018 से। तो 2018 से अब तक जिन लोगों की भी 3 लाख से ऊपर इनकम थी ना, उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। तो इस तरह से क्या है, भारत सरकार कभी कभी कानून बना देती है विभिन्न, ये जो हमारे कॉमर्स क्षेत्र है ना, व्यापारिक क्षेत्र है, इसमें। तो यही कानून जो है, इनसे बचना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, नॉट रिलाई ऑन, कि भारत को इन कानूनों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉस बनाए जाते हैं ना टैक्स लगाने के लिए। आगे देखते हैं। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता, है ना। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हैग ऑन वेनेसडे, कि ये कहाँ पे स्थित है, हैग में, है ना। इसका ये जो अपना कह सकते हो कि ये जो अदालत है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत आप इसे कह सकते हो, जो कि हैग में है ना, जो कि मध्यस्थता करती है, मामलों को सुलझाती है दो लोगों के बीच में। तो इसने बुधवार को रूल, रूल का मतलब है फैसला देना, इन फेवर ऑफ एनर्जी फर्म, फर्म का मतलब है कंपनी, कि भाई एक एनर्जी फर्म है, एक कंपनी है जिसका नाम है केर्न पीएलसी। इस
कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। ओवर किस बात को लेकर चल रहा था मामला? अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड। तो केंद्र भारत सरकार ने क्या किया था, एक कानून लागू किया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए एक कानून लागू किया था। और उस कानून के हिसाब से भारत सरकार कैर्न पीएलसी से टैक्स की डिमांड कर रही थी। कितने टैक्स की? वर्थ 24,500 करोड़। इतने टैक्स की डिमांड भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा कैर्न पीएलसी से की जा रही थी। परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, है ना, कि भाई भारतीय जो टैक्स अथॉरिटीज है, बाय इंडियाज टैक्समैन सिंस 2014, 2014 से भारत के जो टैक्स से संबंधित अधिकारी हैं वे एक कानून जिसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था, उस कानून के तहत 24,500 करोड़ रुपए की मांग कैर्न पीएलसी से कर रहे थे। लेकिन इस मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है हैग, उसने फैसला कैर्न पीएलसी के पक्ष में दिया है। आगे देखते हैं। इट हैज रूल्ड, अदालत ने कहा है ना भाई, रूल का मतलब है अदालत ने फैसला दिया है, दैट द टैक्स लेवी, कि भाई ये जो टैक्स लेवी, कि भाई जो टैक्स को जो लगाया गया है ना, परटेनिंग टू, अब जो कि संबंधित है, परटेन के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, परटेन टू मतलब संबंधित होना, कि भाई भारत सरकार ने जो टैक्स लगाया है जो कि संबंधित है टू अ कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज। कॉरपोरेट, कि भाई कोई भी कॉरपोरेट, कॉरपोरेट का मतलब है कोई भी बड़ा निकाय, कोई भी बड़ी जो कंपनी है ना, उसके लिए कहा गया कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन 2006-7। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो अदालत है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो है, उसने फैसला दिया है दैट द टैक्स लेवी, कि टैक्स का लगाना, ये जो टैक्स लगाया जाता है जो कि संबंधित है, कौन सा टैक्स जो लगाया जाता है जो कि संबंधित है, कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन इन 2006-7, 2006-7 के दौरान जो हुआ, अंडरटेक मतलब कि भाई इस दौरान हुई ये बात, कि 2006-7 के दौरान जो भी कॉरपोरेट थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। एक्सरसाइज मतलब गतिविधि, कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी गतिविधि जिस गतिविधि में किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़े कॉरपोरेट संस्थान को दोबारा से पुनः गठित किया गया। फॉल्स फॉल ऑफ द इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो अदालत है इसने ये फैसला दिया है कि ये जो टैक्स का लगाना है ना, और ख़ास करके जैसे 2006-7 के दौरान जो कॉरपोरेट थी वो रीऑर्गेनाइज हुई, उस पर आप इससे संबंधित अगर कोई टैक्स को लगाते हो आप, तो ये रूल का उल्लंघन है। फाल फॉल ऑफ, ध्यान देना, फाल फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी कानून का उल्लंघन करना। ऑफ इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, पैक्ट मतलब समझौता, कि भाई भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौता जो हुआ है ना, उस समझौते का उल्लंघन है ये टैक्स लगाना। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये खास करके इससे संबंधित, कि भाई कोई भी कॉरपोरेट अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती है ना, उससे संबंधित और ये टैक्स अगर लगाया जाता है तो ये टैक्स कानून का उल्लंघन है भारत और ब्रिटेन के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार संबंध है उसका, है ना। द टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन वर्स फॉर द गवर्नमेंट। एडिटोरियल कहता है कि ये फैसला जो आया है ना, ये इसकी टाइमिंग जो है, इसका समय जो है, इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता था। कुड नॉट हैव बीन वर्स, इससे बुरा नहीं हो सकता था, कि भाई इसकी जो टाइमिंग है ना, ठीक है फैसला आया भारत के विपक्ष में आया है, फैसला भारत सरकार के विपक्ष में आया है फैसला, लेकिन इस फैसले की जो टाइमिंग है ना, और इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं हो सकती थी फॉर द गवर्नमेंट। क्यों? आगे देखते हैं। Expiry of a 3-month deadline to contest a similar retrospective taxation case lost against Vodafone this September। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, ऑफ अ 3-month डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, एक्सपायरी ऑफ अ 3-month डेडलाइन टू कॉन्टेस्ट, डेडलाइन का मतलब है समय सीमा, टू कॉन्टेस्ट का मतलब है लड़ना, अ सिमिलर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस लॉस्ट। भाई 3 महीने पहले, अभी 3 महीने पहले की ही बात है, अभी भारत सरकार ने एक केस लड़ा था और उस केस को हारा था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या हुआ था, भारत सरकार और वोडाफोन के बीच में एक केस चला था और उसमें भी यही हुआ था, भारत सरकार ने वोडाफोन से एक कानून के तहत, कौन सा कानून, रेट्रोस्पेक्टिव कानून के तहत वोडाफोन से जो है टैक्स की डिमांड की थी। लेकिन उस केस को भी भारत सरकार जो है इस सितंबर महीने में जो है फैसला आया था और भारत सरकार उस केस को भी हार गई थी।
तो अभी 3 महीने पहले हम एक केस आ रहे हैं, भारत सरकार एक केस आ रही है, और अभी 3 महीने बाद ये दूसरा केस आ गया। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई टाइमिंग इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती थी कि लगातार 2 झटके भारत सरकार को लगे। बट अनलाइक द टेलीकॉम केस, लेकिन ये जो वोडाफोन का ये जो टेलीकॉम केस था ना, टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित जो केस था, बट अनलाइक मतलब केस समान न होना, कि भाई जो वोडाफोन जो केस था ना इसके समान नहीं है मामला। क्यों? बट अनलाइक द टेलीकॉम केस वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड, कि भाई बट अनलाइक द टेलीकॉम केस वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड, अब देखो इसका मतलब हुआ वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड, कि भारत सरकार को सिर्फ जरूरत होती टू फोर्क आउट। फोर्क आउट का मतलब होता है पेमेंट देना, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको पेमेंट देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं फोर्क आउट। अराउंड लगभग ₹80 करोड़ इफ इट वर टू, अब देखो ये जो वर लगाते हैं ना, ये वर लगाते हैं इमेजिनेशन के लिए, है ना। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, में प्राइम मिनिस्टर होता, उसके लिए लगाते हैं। इफ इट वर टू कंसीड, कंसीड का मतलब होता है मानना, स्वीकारना, अपनी सहमति देना, डिफीट। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये जो केस है ना केर्न पीएलसी का, ये केस वोडाफोन के केस की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि वोडाफोन के केस में अगर भारत सरकार अपनी हार को स्वीकार कर लेती, भारत सरकार ने क्या किया, ये जो वोडाफोन का केस हुआ था इसमें फैसला भारत के पक्ष में नहीं आया, लेकिन भारत सरकार ने अपील कर दी, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई भारत सरकार अगर अपील नहीं करती, इस केस के फैसले को स्वीकार कर लेती, तो भारत सरकार को सिर्फ 80 करोड़ रुपए वोडाफोन को देने पड़ते। वेयर द गवर्नमेंट वुड ओनली नीड, भारत सरकार को जरूरत होती टू फोर्क आउट का मतलब है भुगतान करना, है ना, पेमेंट करना, आपकी इच्छा नहीं तो भी पेमेंट करना। अराउंड 80 करोड़, इस भारत को सरकार को वोडाफोन को सिर्फ 80 करोड़ रुपए वोडाफोन को देने पड़ते अगर भारत सरकार अपनी हार को स्वीकार कर लेती। लेकिन ये जो फैसला है केर्न पीएलसी का, जो फैसला है ना, इस वर्तमान फैसले की अगर हम बात करें, वर्डिक्ट यानी फैसला, इंक्लूड्स अ शार्प, शार्प मतलब बहुत ही तीखा, बहुत ही तीव्र, इसमें शामिल है अ शार्प 1.4 बिलियन डॉलर, 1.4 बिलियन डॉलर पेएबल एज डैमेजेस टू केर्न। अब ये जो फैसला है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर भारत सरकार इस फैसले को पूरी तरीके से स्वीकार करती है तो 1.4 बिलियन डॉलर भारत सरकार को केर्न पीएलसी को देने पड़ेंगे हर्जाने के तौर पे, है ना, नुकसान के तौर पे, कि भाई ये जो केस चला, इस केस के दौरान केर्न पीएलसी को जो जो नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई भारत सरकार को 1.4 बिलियन डॉलर देकर करनी पड़ेगी, अगर भारत सरकार इस केस को मानती है तो, इस फैसले को स्वीकार करती है तो। द डैमेजेस अराइज, अराइज का मतलब है पैदा होना, उठना, कि भाई ये डैमेज मतलब कौन सा डैमेज है, भाई क्या नुकसान केएनपीएलसी को छोड़ना पड़ा फ्रॉम, अब ये अराइज का मतलब है पैदा होना, उठना, तो ये जो नुकसान है केएनपीएलसी को, ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम, ये हुआ है टैक्स अथॉरिटीज डिसीजन, कि भारत सरकार की जो टैक्स से संबंधित अथॉरिटीज हैं, भारत सरकार के जो टैक्स से संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने डिसीजन लिया क्या, टू टेक बाय फोर्स एंड सब्सिक्वेंटली सेल द कंपनीज शेयर्स, कि भाई ये जो केर्न पीएलसी है इसके जो भी शेयर थे, उन शेयर को भारत सरकार के टैक्स से संबंधित अधिकारियों ने जबरन जो है छीन लिया, है ना, बाय फोर्स मतलब ले लिया अपने कब्जे में, एंड सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, सेल द कंपनी शेयर, कुल मिला के भारत सरकार ने क्या किया, केर्न पीएलसी से टैक्स की वसूली करने के लिए इसके जो भी शेयर थे इनको जो है बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ले लिया और बाद में इनको बेच दिया। और क्या क्या किया भारत सरकार के टैक्स के अधिकारियों ने, एंड फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, पेमेंट एज वेल एज टैक्स रिफंड, साथ ही साथ क्या किया, जो भारत सरकार के टैक्स संबंधित अधिकारी हैं इन्होंने क्या किया कि भाई जो भी पेमेंट आ रहा था केर्न पीएलसी को, है ना, जो भी लाभ लाभ मिल रहा था, है ना, उस सारे लाभ को जब्त कर लिया गया, एज वेल एज साथ ही साथ टैक्स रिफंड, जो भी टैक्स रिफंड देना होता है ना, वो टैक्स रिफंड भी केर्न पीएलसी को नहीं दिया गया। और ऐसा क्यों किया भारत सरकार के टैक्स के अधिकारियों ने, टू रिकवर, है ना, रिकवर का मतलब है वसूलने के लिए, द डिस्प्यूटेड का मतलब है विवादित, टैक्स ड्यूज का मतलब है बकाया, कि भाई जो भी टैक्स बकाया था ना, उस जो भी विवादित, है ना, कि भाई आप इसको नॉर्मल टैक्स तो कह नहीं सकते, ये विवादित टैक्स था, है ना, इसका मामला चल रहा था, तो इस विवादित टैक्स जो भी बकाया था, इस बकाया को वसूलने के लिए भारत सरकार की टैक्स अथॉरिटीज ने ऐसा किया।
कि भाई जो भी उनके शेयर थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, शेयर्स को बेच दिया, जो भी लाभ आया, जो भी टैक्स रिफंड आया उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आर्बिट्रेशन प्रोसेस का मतलब है कि भाई ये जो मध्यस्थता की प्रक्रिया थी, यानी कि भारत सरकार के टैक्स अथॉरिटीज ने ये कदम उठाए, कब उठाए? एट द सेम टाइम द आर्बिट्रेशन प्रोसेस वाज अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है काम का जारी होना, कि भाई ये केस जो है ना चल रहा था, आर्बिट्रेशन प्रोसेस, कि भाई इस केस की सुनवाई चल रही थी और इसका फैसला नहीं आया। इस फैसले के न आने से पूर्व ही भारत सरकार के टैक्स अथॉरिटीज जो है उन्होंने ये कदम उठाए कि इस कंपनी के शेयर को अपने कब्जे में लेके बेच देना। इसलिए इसलिए अब ये जो फाइनली फैसला आया है ना, तो अब इस फैसले के तहत भारत सरकार को 1.4 बिलियन डॉलर हर्जाने के तौर पे केयर्न पीएलसी को देना होगा। आगे देखते हैं। दिस आउटकम हैज रिपरकशंस। आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम। रिपरकशंस का मतलब होता है दिस आउटकम हैज रिपरकशन, कि भाई ये जो नतीजा है ना, इसके भाई कई तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। ये जो फैसला है, यहाँ पे आउटकम का मतलब हुआ फैसला, कि ये जो फैसला है इसके कई परिणाम, रिपरकशंस का मतलब होता है कई परिणाम, इसके कई इफेक्ट, कई प्रभाव, कई परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। नॉट इन द लीस्ट है ना, नॉट इन द लीस्ट का मतलब होता है नॉट एट ऑल, कि भाई कम से कम इतना तो मान ही लो। फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली, प्ली का मतलब होता है याचिका, फाइल का मतलब दाखिल करना, ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाय, फॉर एन आर्बिट्रेशन प्ली फाइल ओवर द सेम टैक्स डिमांड बाय केयर्न्स पेरेंट फर्म वेदांता। अब देखो पेरेंट फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है कंपनी। भाई ये जो केयर्न पीएलसी है ना, इसी की बड़ी कंपनी है, आप कह सकते हो कि भाई इसी से बनी है ना। भाई वेदांता जो है कोई वेदांता एक बड़ी कंपनी का नाम है। हुज वर्डिक्ट इज अवेटेड। हुज, अब ये जो वेदांता कंपनी है ना, इस वेदांता कंपनी के बीच में और भारत सरकार के बीच में भी विवाद चल रहा है ना, इसके केस चल रहा है और इसका फैसला, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, इज अवेटेड, अवेटेड का मतलब है इंतजार है, कि भाई वेदांता और भारत सरकार के बीच भी एक केस चल रहा है और उस केस के फैसले का इंतजार है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है ना सेम टैक्स डिमांड बाय कैन्स पेरेंट फर्म, तो ये जो पेरेंट फर्म का मतलब होता है एक बड़ी कंपनी, उसी से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी, की भाई उसी की छोटी कंपनी है ये केयर्न पीएलसी, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। पेरेंट फर्म का, पेरेंट का मतलब होता है ना माता पिता, तो माता पिता से यहाँ मतलब है कि भाई आप ही की बड़ी कंपनी है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक ऐसी याचिका दाखिल कर रखी है, किसने? वेदांता ने। आर्बिट्रेशन का मतलब है मध्यस्थता के लिए, सुलझाने के लिए ना, कि भाई मामला सॉल्व किया जाए। और इसी तरह की टैक्स डिमांड को लेकर ये जो वेदांता ने है ना, इसने का वेदांता का भी केस चल रहा है। तो अब देखो कितना मामला हो गया कि भाई एक वोडाफोन का फैसला आ गया, वो भी भारत सरकार के विपक्ष में गया। अभी हाल ही में केयर्न पीएलसी को लेकर फैसला आया है, ये भी भारत सरकार के विपक्ष में किया गया है। तो ये जो फैसला आया है, ये जो नतीजा आया है, इसके कई परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक और फैसला भी आना है ना, जो कि वेदांता को लेकर है, तो उसके ऊपर इस फैसले के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड, दूसरी बात देखते हैं, परहैप्स शायद द फिस्कल इंप्लीकेशंस ऑफ सच अ लार्ज पे आउट। फिस्कल, वित्तीय, इंप्लीकेशंस का मतलब है परिणाम, कि भाई जो वित्तीय परिणाम होंगे, सच अ लार्ज पे आउट, पे आउट का मतलब है भुगतान, टू केयर व्हेन द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, इज कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है पैसों की कमी होना, है ना। कैश, जैसे मैं अब कहूँ कि भाई मेरी स्थिति जो है इस समय कैश स्ट्रैप्ड है, यानी कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, है ना, मतलब मैं पैसों की दृष्टि से खस्ता हालत में हूँ। तो दूसरी बात हम देखते हैं द फिस्कल इंप्लीकेशंस ऑफ सच अ लार्ज पे आउट, कि भाई वित्तीय परिणामों की अगर हम बात करें कि भाई अगर इतना बड़ा भुगतान केयर्न पीएलसी को किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और एक ऐसे समय में जबकि वर्तमान में सरकारी खजाना जो है कोविड-19 के चलते, है ना, स्लो होती हुई अर्थव्यवस्था के चलते हुए सरकारी खजाना लगभग खाली पड़ा है। मे हैव गैल्वनाइज्ड, गैल्वनाइज्ड का मतलब होता है कि भाई कुछ एक्शन लेने के लिए उत्तेजना में लाना, है ना। तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है ना, या फिर माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसका मतलब है शायद ऐसा हुआ होगा। तो मे हैव गैल्वनाइज्ड, कि भाई भारत सरकार ने देखा होगा कि केयर्न पीएलसी को इतनी बड़ी राशि हमें भुगतान करनी पड़ेगी, तो भारत सरकार उत्तेजित हो गई होगी, है ना। भारत सरकार एक्शन लेने के मूड में आ गई होगी उत्तेजित होते हुए। द गवर्नमेंट्स माइंड, कि भाई मे हैव गैल्वनाइज द गवर्नमेंट्स माइंड अबाउट, मतलब के बारे में,
कि भाई भारत सरकार का जो मन है, भारत सरकार उत्तेजित हो गई होगी और भारत सरकार ने मन बना लिया होगा चैलेंजिंग द वोडाफोन वर्डिक्ट, कि भारत सरकार ने चुनौती दी किसको, वोडाफोन के फैसले को। आफ्टर मच डिथरिंग, देखो डिथर का मतलब क्या होता है, डिथर का मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति में होना। मतलब भारत सरकार ने काफी सोच विचार किया होगा कि भाई जो वोडाफोन का फैसला आया है इसके खिलाफ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फिर भारत सरकार ने देखा होगा कि भाई अपने पास जो है सरकारी खजाना है उसमें पैसे भी बहुत कम है, पैसे भी है नहीं उतने और इतने पैसे इनको देने पड़ेंगे। तो फिर भारत सरकार ने मन बना लिया होगा, है ना। भारत सरकार, गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी एक्शन को लेने के लिए उत्तेजना आ जाना, है ना। तो ऐसा हुआ होगा द गवर्नमेंट्स माइंड, है ना, अबाउट चैलेंजिंग, और इस तरह से भारत सरकार ने वोडाफोन का जो फैसला था उसे चुनौती दी होगी। पहले तो भारत सरकार अनिर्णय की स्थिति में बनी रही, डिथर, डिथर यानी अनिर्णय की स्थिति में होना, इनडिसाइसिवनेस, है ना। तो भारत सरकार काफी देर तक जो है अनिर्णय की स्थिति में बनी रही, लेकिन फिर भारत सरकार जो है मतलब मन में आया होगा कि नहीं नहीं हमें जो है चुनौती देनी चाहिए। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिरा तौर पर, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर देखने में ऐसा लगता है ना, स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज इट कैन नॉट टेक अ डिफरेंट स्टांस, स्टांस का मतलब है आपका रुख, कि भाई ये जो फैसला आया है इसकी ओर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका रुख। ऑन टू सिमिलर केसेस, देखो वोडाफोन का केस है और केर्न पीएलसी का केस है, दोनों केस लगभग समान से हैं। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लागू करते हुए दोनों ही कंपनी से क्या किया है, एक तरीके से कि भाई दोनों कंपनी से कहा है कि भाई आप टैक्स का भुगतान करो पीछे से। तो ऑस्टेंसिबली बिकॉज इट कैन नॉट टेक अ डिफरेंट स्टांस ऑन टू सिमिलर केस, तो ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि भारत सरकार जो है ना, दो मामले हैं और दोनों मामले समान हैं, तो इन दोनों समान मामलों पे भारत सरकार अलग अलग रवैया नहीं अपना सकती है, अलग अलग दृष्टिकोण नहीं अपना सकती। क्यों? भाई भारत सरकार ने वोडाफोन के खिलाफ अगर अपील की तो भारत सरकार अब क्या करेगी, ये जो केर्न पीएलसी का फैसला है इसके खिलाफ भी पूरी पूरी संभावना है कि भारत सरकार अपील करेगी। द सेंटर हैज नाउ फाइल्ड एन अपील इन द वोडाफोन मैटर इन सिंगापुर, कि भाई केंद्र सरकार ने वोडाफोन केस में, वोडाफोन मैटर में सिंगापुर में अपील दाखिल कर दी है। फाइल का मतलब है दाखिल कर देना, एन अपील। अ सिमिलर अपील टू का मतलब है यहां पे भी, कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन केर्न, इसी तरह की अपील ये जो केर्न पीएलसी है इसमें भी हम उम्मीद कर सकते हैं। कैन बी एक्सपेक्टेड मतलब हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार केर्न पीएलसी से संबंधित अपील भी जरूर दाखिल करेगी। आगे देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज रिपीटेडली असर्टेड, कि भाई जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है इन्होंने बार बार इस बात को जोर देके कहा है। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को जोर देके कहना। तो कौन सी बात है जिसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बार बार कहा है, जोर देकर कहा है, दैट इंडिया रिटेन, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना, द सॉवरन राइट, राइट का मतलब हुआ अधिकार, सॉवरन का मतलब हुआ कि भाई कंप्लीट अल्टीमेट पावर, है ना। सॉवरेन का मतलब है संप्रभु होना, अल्टीमेट पावर अगर आपके हाथ में है तो मैं आपको कहूंगा आप अल्टीमेट पावर अगर आपके हाथ में है तो आप एक सॉवरेन व्यक्ति हो। तो रिटेन द सॉवरेन राइट, तो वित्त मंत्री का कहना है कि भारत सरकार ने बरकरार रखा हुआ है, बनाए रखा है क्या, कि अल्टीमेट अधिकार जो है वो भारत सरकार के पास है टू लेवी टैक्सेस, कि टैक्स लगाना, लेवी का मतलब है लगाना, कि वित्त मंत्री का कहना है कि टैक्स लगाने का अल्टीमेट अधिकार भारत सरकार ने अपने पास ही बनाए रखा है। द आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स मतलब ये जो अदालत होती है, जो मध्यस्थता करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कहा गया है डू नॉट सीम, सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू बी डिस्प्यूटिंग दैट, डिस्प्यूटिंग मतलब आर्ग्यू करना किसी बात को लेकर, कि भाई ठीक है वित्त मंत्री ने जो बात कही है, क्या बात कही उन्होंने, कि टैक्स लगाने का अधिकार भारत में सिर्फ भारत के पास है, तो ठीक है कि ये जो अदालत है इस बात पे उनको कोई आपत्ति नहीं है ना, इस बात पे कोई विवाद ही नहीं है। आर्बिट्रेटर डू नॉट सीम, कि भाई आर्बिट्रेटर्स जो है वे ऐसा नहीं प्रतीत होते कि इस बात पे विवाद करते हुए वे नजर नहीं आते। द फैक्ट इज दैट, तथ्य जो है वो ये इज दैट दिस गवर्नमेंट हैज असर्टेड फ्रॉम द आउटसेट, आउटसेट का मतलब फ्रॉम द आउटसेट का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। भाई तथ्य जो है वो ये कि ये जो सरकार है, वर्तमान जो भारत सरकार है, इसने इस बात को जोर देके कहा है, बिल्कुल शुरुआत से उसने इस बात को जोर देकर कहा है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस, कि वर्तमान जो नरेंद्र मोदी सरकार है इसने शुरुआत से ही इस बात को कहा है कि भाई हम इस पक्ष में नहीं है, वर्तमान सरकार का कहना है कि हम इस पक्ष में नहीं है। किस पक्ष में नहीं है? रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस, लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, कि भाई
जो भी कानूनी परिवर्तन किए जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कानून जो बनाए जाते हैं, उन कानूनों के पक्ष में वर्तमान सरकार नहीं है, ऐसा वर्तमान सरकार प्रारंभ से ही कहती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हैड प्रोमिस्ड, अब अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे हम लिखते द पीएम। अब चूंकि हमने नाम लिख दिया तो फिर द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी हैड प्रोमिस्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था। तो रिजॉल्व का मतलब है हल करना, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, कि भाई ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जाता है ना, तो समझ लेना इसको, मैं अब रेट्रोस्पेक्टिव ही बोल रहा हूँ बार बार। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि भाई ये जो पीछे के टाइम से और अब तक के लिए जो टैक्स लगाया जाता है ना, भाई कभी कभी सरकार बोल देती है कि भाई हमसे पीछे कुछ गलती हो गई थी और टैक्स लगना था, वो टैक्स छूट गया, तो आप 2018 से या 2017 से या 2015 से अब तक टैक्स दो। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित जो मामले हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। रिजॉल्व मतलब हल करना, है ना, ऐसा वादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। इंट्रोड्यूस्ड, कि भाई ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए गए थे, इंट्रोड्यूस टू ग्लोबल कॉन्स्टरनेशन। देखो, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है घबराहट, चिंता। इन 2012 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी आफ्टर लूजिंग अ टैक्स बैटल विथ वोडाफोन इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ था कि 2012 के दौरान वोडाफोन का एक केस जो है ना, बहुत पुराना है, तो वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में जो केस चल रहा था, है ना, उस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया और भारत सरकार हार गई, है ना, टैक्स बैटल को भारत सरकार हार गई। तब उस समय क्या हुआ था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए गए थे, है ना, ये इंट्रोड्यूस टू ग्लोबल। और ये जो टैक्स लगाए गए थे, इससे पूरा जो वैश्विक निवेश करने वाले लोग हैं ना, पूरे है ना विश्व में जो भारत में जो निवेश करते हैं, उनमें घबराहट आ गई थी, है ना, कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब, है ना, बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी आफ्टर लूजिंग। तो उस समय क्या हुआ था, ये जो नए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, ये प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ये लगाए थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, है ना। क्यों लगाए थे? क्योंकि भारत सरकार जो है वोडाफोन से टैक्स बैटल हार गई थी, मतलब ये जो टैक्स की लड़ाई चल रही थी ना, उसको हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके चलते ये लगाए गए थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई हम इनको सॉल्व करेंगे, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है ना, इन मुद्दों को हम सॉल्व करेंगे। द कैर्न ऑर्डर इवन रिफर्स टू स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी ऑर्डर। अब देखो, ये जो कैर्न पीएलसी और भारत सरकार से संबंधित जो फैसला आया है ना, इस ऑर्डर में इस बात को भी कहा गया है, इवन इवन मतलब यहां तक कि इस बात को भी रिफर किया गया है टू स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, कि भाई कुछ बीजेपी लीडर्स जैसे कि लाइक द लेट, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय अरुण जेटली, कि भाई मिस्टर अरुण जेटली जो है टर्मिंग, टर्मिंग का मतलब है करार देते हुए द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स एज टैक्स टेररिज्म वाइल इन द अपोजिशन, कि मिस्टर अरुण जेटली जब विपक्ष में थे, मिस्टर अरुण जेटली की जब सरकार नहीं थी, जब ये विपक्ष में थे, तब इन्होंने कहा था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, सुधार, कि भाई ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किए जाते हैं, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाए जाते हैं टैक्सेस से संबंधित, उन्होंने इन कानूनों के बारे में कहा था ये टैक्स आतंकवाद है, ये टैक्स टेररिज्म है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। और इस बात को उल्लेखित किया गया है वर्तमान में, ये जो फैसला आया है ना कैर्न पीएलसी ऑर्डर का संबंध में ना, इस बात को भी कहा गया है कि भाई देखो आप, है ना, कि भाई ये जो वर्तमान सरकार है, इसको कहा गया है कि भाई आपके खुद के लीडर्स जो है उनका ये कहना है, जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज होते हैं ना, उनके संबंध में देखो आपके खुद के लीडर्स का क्या कहना है। उनका कहना है कि भाई इस तरह के जो कानून बनाए जाते हैं ये टैक्स आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं। द गिल्टी, गिल्टी का मतलब है दोषी, क्लॉज का मतलब है कि भाई जो उपबंध किया गया है ना, जो भी क्लॉज है, द गिल्टी क्लॉजेस कुड हैव बीन स्कपर्ड, स्कपर्ड का मतलब है समाप्त कर देना। अब देखो, कुड हैव बीन स्कपर्ड, इसका मतलब है कि भाई ऐसा किया जा सकता था, ऐसा हो सकता था। तो ये जो क्लॉज हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉस से संबंधित जो क्लॉज हैं, उन क्लॉज को हटाया जा सकता था इन द फर्स्ट एनडीए बजट इटसेल्फ, कि पहली बार जब वर्तमान एनडीए सरकार अपने बजट को लेके आई, तो पहले बजट के दौरान ही इस तरह के क्लॉज को हटा सकती थी। बट बाब्स, बाब का मतलब याद है क्या होता है? बाब का मतलब होता है BARB, है ना, बाब का मतलब होता है एक रिमार्क, है ना, किसी का मजाक उड़ाते हुए कोई रिमार्क किया जाता है ना, उसको कहा जाता है बाब। बट बाब्स अबाउट इट, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है इसके बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी अबाउट इट बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, अ सूट बूट सरकार। वर्तमान जो बीजेपी सरकार है इसके संबंध में टिप्पणियां की जाती थी, इसके बारे में कमेंट किए जाते थे क्या, कि भाई ये तो सूट बूट सरकार है
है ना, इस तरह के जो कमेंट किए गए थे ना, दैट कंपेल्ड, तो ये जो कमेंट्स थे इन्होंने मजबूर किया, कंपेल का मतलब है मजबूर करना, बाध्य करना, द गवर्नमेंट, सरकार को मजबूर किया, टू रिट्रैक्ट, कि सरकार पीछे हटे, टू रिट्रैक्ट मतलब वापस लेना, रिट्रैक्ट मतलब पीछे हटना, वापस लेना, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, रिफॉर्म का मतलब है सुधार। तो भारत सरकार, ये एनडीए गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि जब एनडीए गवर्नमेंट भूमि अधिग्रहण सुधार लेके आई थी, उस समय इस एनडीए सरकार के बारे में इस तरह के कमेंट किए गए थे कि भाई ये तो सूट बूट सरकार है, इसे आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। तब ये सरकार मजबूर हुई थी कि भूमि अधिग्रहण जो संशोधन थे उनको वापस लिया इस सरकार ने। अब देखना, मे हैव डैम्पर्ड द एंथुजियाज्म, है ना, इंथुजियाज्म फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस। तो अब ये जो एक तरीके से मे हैव, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मे हैव ऐसा रहा होगा, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डैम्पर्ड का मतलब है निरुत्साहित करना। तो हो सकता है कि इस क्लोज को भारत सरकार के द्वारा हटाया जा सकता था, इस क्लोज को वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा रहा होगा, मे हैव डैम्पर्ड कि मतलब ये जो वर्तमान सरकार है ना, इसका उत्साह कम हो गया होगा, मे हैव डैम्पर्ड द एंथुसियाज्म कि भाई जो इसका उत्साह है उसमें कमी आ गई होगी, डैम्पन मतलब कमी आ जाना, धीमा पड़ जाना, मंद पड़ जाना, फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस, कि भाई ठीक है कि अगर हम इस क्लोज को हटा देते, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लोज है, अगर हम इसको हटा देते ना, तो भारत सरकार के बारे में विपक्ष जो है, वर्तमान एनडीए सरकार के बारे में विपक्ष कहता कि भाई ये तो सूट बूट सरकार है ना। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस है, इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस का मतलब है बदलाव, इन्वेस्टर फ्रेंडली मतलब कि भाई इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंजेस का मतलब है ऐसे बदलाव जिसके चलते जो निवेश करने वाला व्यक्ति है उसे सुगमता महसूस हो, है ना, उसको दिक्कत महसूस ना हो। तो अगर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है टैक्स से संबंधित, इनको अगर हटा देती भारत सरकार, तो क्या होता कि ये जो कानून है इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाते। लेकिन हो सकता है इस एनडीए सरकार पे दबाव रहा होगा, है ना, मस्ट हैव डैम्पर्ड, उसका उत्साह कम पड़ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये कई तरह के सुधार लेके आई थी एनडीए गवर्नमेंट, जैसे लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स लेके आई थी, लेकिन इस सरकार के बारे में कमेंट किए गए विपक्ष के द्वारा कि भाई ये तो सूट बूट सरकार है, तो भारत सरकार को लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स को वापस लेना पड़ा। इसी के चलते हो सकता है ऐसा रहा होगा कि भारत सरकार का जो उत्साह था कि भारत सरकार अगर मान लो रेट्रोस्पेक्टिव लॉस जो कि टैक्स से संबंधित है उनको हटाना चाहती थी, तो ये जो वर्तमान बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर पाई होगी। आगे देखते हैं, लूसिंग द आर्बिट्रेशन इन द मोस्ट वाच्ड केसेस, मोस्ट वाच्ड केसेस का मतलब है ये ऐसे केसेस थे जैसे वोडाफोन का केस है, केर्न पीएलसी का केस है, जिनको मतलब पूरे विश्व की निगाह थी इन केसेस पे। तो ऐसे केसेस को हार जाना, लूसिंग द आर्बिट्रेशंस इन द मोस्ट वास्ट केसेस, कि भाई ऐसे केसों के बीच, ये ऐसे केसेस थे जिन पे जो मामले चल रहे थे, ऐसे केसेस को हार जाना, अंडर अ ट्रबलसम लॉ, अंडर ये जो केसेस थे ना, एक मतलब परेशानी भरे कानून के तहत चल रहे थे, कि ट्रबलसम लॉ ऐसा कानून जो आपको परेशानी देता हो ना। तो ये जो केसेस चल रहे थे, इन केसेस का हार जाना, और ये केसेस जो है चल रहे थे एक मतलब परेशानी भरे कानून के अंतर्गत चल रहे थे, दैट हैज हर्ट इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी। अब क्या हुआ है, ऐसे केसेस को हार जाने से नुकसान पहुंचा है, चोट पहुंची है भारत की इन्वेस्टमेंट क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, कि भाई जो निवेशक होते हैं, जो कि निवेश करते हैं, उनकी निवेश करने की विश्वसनीयता में कमी आई, यानी कि उनको भारत सरकार पे भरोसा नहीं रहा, उन्हें लगता है कि भाई भारत सरकार जो है कभी भी कुछ भी रूल लगा देती है ना। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड अ कैथार्टिक अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि ये जो केसेस भारत सरकार ने हारे, वोडाफोन का केस हारा, केर्न पीएलसी का केस हारा, इसने भारत सरकार को एक अवसर उपलब्ध कराया, प्रोवाइडेड अ अपॉर्चुनिटी, कैथार्टिक, कैथार्टिक का मतलब होता है रेचन करना। अब रेचन का मतलब क्या होता है ना, ये कोई कठिन हिंदी नहीं बोल रहा हूं मैं, जितनी सरल हो सकती है ना उतनी ही बोल रहा हूं। कैथार्टिक का मतलब होता है जैसे आपके अंदर कोई फीलिंग्स भरी हुई है आपके दिल में, तो उसको निकास देना है, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से को निकाल देना, उसको बोलते हैं कैथारसिस, प्रोसेस होती है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है जो कुछ आपके अंदर भरा हुआ है ना उसे निकाल देना। तो इन केसेस में हार जाने के बाद में भारत सरकार के पास में ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अवसर था कि भारत सरकार टू लेट गो, लेट गो का मतलब है जाने दो, कि भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ, और अब जो है
संशोधन करो, है ना। अब जो है कुल मिला के देखो भारत सरकार ने क्या किया, वोडाफोन के खिलाफ अपील कर दी। भारत सरकार जो है ऐसा लग रहा है कि केर्न पीएलसी के खिलाफ भी अपील करेगी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत की विश्वसनीयता जो है ना निवेश के मामले में, वो लगातार कम होती जा रही है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो अब ये जो लगातार केस हारे हैं भारत सरकार ने, तो भारत सरकार के पास अवसर था कि चलो ठीक है, भारत सरकार जाने देती कि भाई जो हुआ सो हुआ। वाइल रेस्टिंग द ब्लेम, देखो ये जो वर्तमान बीजेपी सरकार है ना, ये क्या कर सकती थी कि ये जो केसेस हारे हैं, रेस्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन, रेस्टिंग द ब्लेम फॉर द मैस। मैस का मतलब है ये जो, मैस का मतलब है कि भाई ये जो गड़बड़ फैली है, मैस का मतलब होता है गड़बड़ झमेला। जैसे मैं पहुंचूं, मैं आपका कमरा है बड़ा ही अस्त व्यस्त है, तो मैं कहूं आपसे ये मैस कैसे फैला रखा है आपने, है ना। तो मैस का मतलब है बिल्कुल गड़बड़ फैला देना, अस्त व्यस्तता। ब्लेम का मतलब है दोष लगाना, फॉर द मैस ऑन द यूपीए। अब ये जो केसेस भारत सरकार ने हारे हैं, वोडाफोन वाला केस है, केयर पीएलसी वाला केस है, तो इन केसेस का जो ठीकरा है वर्तमान एनडीए सरकार यूपीए सरकार पे फोड़ सकती थी, उनके ऊपर इल्जाम लगा सकती थी। भाई भारत सरकार चाहती तो ऐसा कर सकती थी कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो मैटर को, और ये जो केसेस हैं, इन केसेस में जो भी गड़बड़ फैली है, उन गड़बड़ का इल्जाम यूपीए सरकार पे लगा के और मामले को रफा दफा किया जा सकता था। लेकिन इन डबलिंग डाउन है ना, तो ये रेस्ट ऑन का मतलब है कि भाई आप उनके ऊपर छोड़ सकते थे इस बात को ना, यूपीए पे लगा सकते थे आरोप। इन डबलिंग डाउन इंस्टीड, डबल डाउन का मतलब होता है कि, डबल डाउन का मतलब होता है डिटरमाइंड हो जाना, है ना, बिल्कुल अड़ जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना, भले ही उस काम में जोखिम हो, लेकिन आप कोई ऐसे काम को करने का निश्चय कर लेते हो ना जिसमें रिस्क हो, उसको बोलते हैं डबल डाउन करना। डबल डाउन करने का मतलब है, मतलब बिल्कुल डिटरमाइन हो जाना, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल क्या बोलेंगे उसे, दृढ़ निश्चय हो जाना, भले ही उस काम में निश्चय हो। इंस्टीट का मतलब है के बजाय। लेकिन वर्तमान जो एनडीए सरकार है उसने दृढ़ निश्चय दिखाते हुए, भले ही इसमें जोखिम है, द गवर्नमेंट हैज स्कोर्ड अ सेल्फ गोल, तो सरकार ने अपने लिए खुद एक नया गोल तैयार कर लिया है ना। गवर्नमेंट हैज स्कोर्ड अ सेल्फ गोल, कि ये जो वर्तमान सरकार, इसने अपने लिए खुद एक नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इट्स एस्पायरेशन, देखो एस्पायरेशन का मतलब उसकी महत्वाकांक्षाएं। टू रोप इन का मतलब है कि भाई किसी को यूज में लेना, किसी को प्रयोग में लाना, किसी को इस्तेमाल करना। टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी मैच, कि भाई जो वर्तमान एनडीए सरकार है इसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसकी क्या महत्वाकांक्षाएं, कि ये लाना चाहती है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, कि जो वैश्विक निवेश है उसे वर्तमान सरकार भारत में लाना चाहती है। तो ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं वर्तमान सरकार की, मस्ट बी मैच, यह मेल खानी चाहिए किस चीज से, बाय इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए, पॉलिसी स्टेबिलिटी। भाई भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विदेशी निवेश भारत में आए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है वे सुनिश्चित की जाए कि भाई भारत सरकार की जो पॉलिसी है ना उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें स्थायित्व होना चाहिए। एंड क्रिएटिंग, और भारत सरकार को क्रिएट करना चाहिए क्या, अ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, दमदार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि भाई ये जो निवेश किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, ये जो ग्लोबल निवेश भारत में होता है, इसकी निगरानी करने के लिए ना, इसको रेगुलेट करने के लिए एक मजबूत ढांचा भारत सरकार के पास होना चाहिए ना। इन चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।